हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम उठाएंगे जी। इंडियन पेनल कोड इज ए सब्सटेंटिव लॉ। देखो, ये सब्सटेंटिव लॉ क्या है और सब्सटेंटिव लॉ को समझना जरूरी है इंडियन पेनल कोड से पहले। जैसे मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। लॉ इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। First is substantive and second is procedural। क्लियर? तो सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं और प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं, ये समझना जरूरी है, बिकॉज इंडियन पेनल कोड इज द सब्सटेंटिव लॉ। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है जी? विच प्रेस्क्राइब द राइट्स और लाइबिलिटीज। ये हम डेफिनेशन जनरली कर रहे हैं। हर लॉ में काम आएगी। कोई सा भी लॉ आपको फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आपको बेसिकली समझ आ जाती है तो कोई भी लॉ उठाएंगे जी, अगर वो लॉ हमारे को सिर्फ राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ उसमें सिंपली जी राइट लिखे हुए हैं, ठीक है, राइट बता रखे हैं किसी पर्सन के, या लाइबिलिटी के रिगार्डिंग बता रखा है, तो उस लॉ को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि उसमें सब्सटेंस मटेरियल हमारे को प्रोवाइड कर रहा है जी वो लॉ। बट आगे का जो प्रोसीजर है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लाइबिलिटी बताई थी कि अगर ये ऑफेंस किया जाएगा फलाने बंदे द्वारा, तो उसकी लाइबिलिटी है 2 साल की सजा हो सकती है, 3 साल की सजा हो सकती है। भाई, एक तो ये बताना, ठीक है, कि 3 साल की सजा हो सकती है, एक उसको सजा एक्चुअल में प्रैक्टिकली उसको करवाना, तो वो दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो जो लोग हमारे को सिर्फ बताएगा लाइबिलिटी के बारे में या किसी राइट के बारे में बताएगा कि भाई ये आपका राइट है, ठीक है, बट वो राइट को लेंगे कहाँ पे, कैसे मिलेगा वो राइट, कहाँ पे जाना पड़ेगा हमारे को, तो दैट दैट मीन्स उसका प्रोसीजर कहाँ पे है, तो वो डिफरेंट लॉ में है, कुछ कुछ सेम में दे रखा होता है। जैसे हमारा इंडियन पेनल कोड है, तो इंडियन पेनल कोड में ऑफेंसेस के बारे में बात कर रखी है, या कुछ राइट्स, अगर अक्यूज पर्सन के राइट्स की बात करें, डिफेंसेस की बात करें, उनका जिक्र कर रखा है। तो कहने का मतलब जो सिर्फ राइट्स और लाइबिलिटीज बता रहा है हमारे को लॉ, दैट मीन्स इट इज सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि उसमें प्रोसीजर नहीं बताया गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आईपीसी को ले रहे हैं, इंडियन पेनल कोड को, सब्सटेंटिव लॉ में, बिकॉज उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ज्यादातर लाइबिलिटीज मतलब ऑफेंसेस बता रखे हैं कि अगर ये एक्ट किया किसी पर्सन ने तो इट इज एन ऑफेंस अंडर पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो सब आईपीसी हो गया जी सब्सटेंटिव लॉ। एंड प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? जो सब्सटेंटिव लॉज को, जो मतलब जिसमें सब्सटेंटिव लॉ में जो राइट एंड लाइबिलिटीज दी गई है, उन राइट्स एंड लाइबिलिटी को एनफोर्स करवाएगा। सो विच प्रोवाइड्स द एनफोर्समेंट मशीनरी, दैट लॉ इज नोन एज प्रोसीजरल लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि भाई आईपीसी वाले ऑफेंसेस का प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है, उन एक्चुअल ऑफेंडर्स को पकड़ा कैसे जाना है, पकड़ के फिर आगे प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा, फिर उनको लास्ट में जेल में कैसे डाला जाएगा, तो वो सारी चीज जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, शॉर्ट में बोल सकते हो सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में जी वो सारी चीज बता रखी है कि अरेस्ट कैसे होएगी एक्यूज पर्सन की, मतलब लाइबिलिटी बताई आईपीसी ने, उस लाइबिलिटी को एनफोर्स करवाने का जो प्रोसीजर है वो टोटल बताया जा रहा है सीआरपीसी के अंदर, अरेस्ट से लेकर लास्ट में क्रिमिनल अपना इम्प्रिजनमेंट तक, ठीक है, जो भी उसको जेल तक डालने तक का जो सफर है, वो सारा टोटल प्रोसीजर सीआरपीसी के अंदर दिया जी। तो हम सीआरपीसी को बोल सकते हैं
प्रोसीजरल लॉ एंड आईपीसी को बोलेंगे जी सब्सटेंटिव लॉ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस लॉ की नहीं मैं बात कर रहा, आईपीसी के लिए नहीं, ये आपका हर बेयर एक्ट को पढ़ने का फॉर्मूला मतलब वहां पे पता लग जाएगा आपको कि उसकी नेचर क्या है। भाई पहले तो एक्ट की नेचर जाननी ज्यादा जरूरी है एक्ट को समझने से पहले, ठीक है ना, एक्ट को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए हमारे को। तो जब पढ़ेंगे तो वहां से पता चल जाएगा ये तो राइट की बात कर रहा है, ये तो लाइबिलिटी की बात कर रहा है, दिलवाने की तो बात ही नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकली एनफोर्स करवाने की तो बात ही नहीं कर रहा। तो जो प्रैक्टिकली एनफोर्स करवाएगा दैट इज प्रोसीजर, क्लियर, अदरवाइज इट इज सब्सटेंटिव। तो इंडियन पेनल कोड जो है अपना सब्सटेंटिव लॉ है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड डिवीजन इसके आगे करेंगे। सेकंड पॉइंट है जी इट इज क्रिमिनल लॉ, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है वो सेकंड काइंड बनेगी, डायरेक्टली नहीं हम कह सकते कि क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना। पहले सब्सटेंटिव आया सभी लॉज में से, फिर अब सब्सटेंटिव जो लॉ है दैट आर बोथ आर मतलब सब्सटेंटिव लॉ ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स कैसे, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है ना। तो ये फर्दर डिवीजन होगी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि भाई सिविल है या क्रिमिनल है, तो आईपीसी से क्रिमिनल लॉ, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अब जो एक्ट किसी का मतलब कोई भी एक मैं एक्ट ले रहा हूं, कोई एक्ट करता है जी कोई पर्सन, ठीक है, वो एक्ट हार्म किसको करता है, हार्म टू वन पर्सन या फिर इंडिविजुअल बोल सकते हो, हार्म टू इंडिविजुअल, या फिर एक एक्ट इस टाइप का होता है जो हार्म करता है जी हार्म टू होल सोसाइटी। तो ये क्रिमिनल एक्ट्स को, ठीक है, मतलब इस तरीके से पहचाना जा सकता है। वैसे क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं उनके रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर रखी होती है, ये जेल या फाइन लगाना, ठीक है, या डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करना, इन चीज़ों से भी पता चल जाता है। बट बेसिकली हम समझेंगे कि अगर एक किसी बंदे ने एक्ट किया उससे सिर्फ एक ही बंदे को नुकसान हुआ, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बंदा ब्रीच करता है जी, ठीक है, एक पार्टी वॉयलेट करती है, अपनी टर्म्स को नहीं मानती, तो देन उसने क्या किया, जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके साथ, ठीक है, उसके साथ हार्म हुआ है, तो बट वो उसी बंदे को हार्म हो रहा है जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, ठीक है। तो वो हो गया हार्म टू एन इंडिविजुअल। तो इट इज एन सिविल एक्ट, तो हम इसको सिविल एक्ट में लेंगे, क्लियर। सिविल एक्ट का बेसिकली मीनिंग होता है, सिविल मीन्स कि बिटवीन टू पर्संस, ठीक है ना, बिटवीन प्राइवेटली एक्ट जो है, तो उसको हम सिविल एक्ट बोल सकते हैं। सिविल मतलब इंडिविजुअली, ठीक है, उससे कोई दूसरे बंदे को हार्म नहीं हो रहा। अब एक एक्ट ऐसा है जैसे आसान रहेगा समझना, मर्डर, ठीक है, मर्डर सभी समझते हैं। तो मर्डर क्या है, अब हार्म तो उसी को हुआ है, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ है, एक्चुअली तो चोट उसी को पहुंची है, या किसी को पीटना या किसी के घर चोरी करना, थेफ्ट करना, तो ये इस टाइप के एक्ट हैं। इनसे जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी डर जाती है, मतलब डर जाती है, स्टेबल नहीं रहता उनका माइंड। आसपास वाले जो लोग हैं, मान के चलो एक के घर चोरी हुई तो साथ में जो पड़ोसी हैं उसके, वो भी वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे जी, डर जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे कि कल को चोर मेरे घर भी घुसेगा, क्लियर। या ये कह सकते हैं कि मर्डर हो गया तो मर्डर से दहशत फैल गई पूरी सोसाइटी के अंदर, वो लोग डरने लगे, अच्छा ऐसे कल को हम बाहर निकलेंगे तो हमारे को भी मार सकता है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली में तो हार्म कर रहे हैं एक बंदे को ही, ठीक है, वो एक्ट, बट उससे बाकियों का माइंड डिस्टर्ब हो गया, सोसाइटी का माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं इट इज ए क्रिमिनल एक्ट, बिकॉज वो पूरी सोसाइटी को हार्म कर रहा है इनडायरेक्ट वे से, चाहे डायरेक्टली नहीं कर रहा बट इनडायरेक्ट वे से सोसाइटी को भी उसने हार्म किया है। तो इस कारण से हम उस
को क्रिमिनल एक्ट बोल देते हैं, और क्रिमिनल एक्ट मीन्स क्रिमिनल लॉ, जो मतलब जिसमें ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब कर रखे हैं कि भाई इट इज दैट आर ऑफेंसेस आर क्रिमिनल नेचर, ठीक है, जिनके लिए पनिशमेंट लॉज ने फिक्स कर रखी है, तो उसको हम क्रिमिनल लॉज की कैटेगरी में ले लेंगे। तो सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ को एक एंगल के साथ और समझते हैं। अब क्रिमिनल लॉ का मतलब अकेले इंडियन पेनल कोड से नहीं है, कहीं हम इंडियन पेनल कोड को ही समझ लें कि इट इज क्रिमिनल लॉ, ठीक है। क्रिमिनल लॉज कुछ अदर भी हैं, इसको मैं दो कैटेगरीज में ले रहा हूं। एक लिखा मैंने आईपीसी और सेकंड इज अदर क्रिमिनल लॉज, ठीक है। तो जो आईपीसी है इसका मैं बेयर एक्ट में से प्रियम्बल पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। प्रियम्बल इज द इम्पोर्टेंट, जो प्रियम्बल दिया जाता है किसी भी बेयर एक्ट का, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा आपको जी। प्रियम्बल में इन्होंने लिखा है प्रियम्बल इज द की टू स्टडी एनी बेयर एक्ट, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, उसका आइडिया क्या है, मतलब लेजिस्लेचर का आइडिया क्या है इस एक्ट को लिखने के लिए, इस एक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। मतलब टोटली आइडिया आपको प्रियम्बल से मिल जाता है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं एक लाइन में, ठीक है, वो एक पैरे में, यहाँ पे भी ऐसे ही एक लाइन में इन्होंने प्रियम्बल दी है। तो इससे हम पूरी आईपीसी की थ्योरी को समझ सकते हैं कि क्या बताएगी हमारे को आईपीसी। हाँ जी, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, जिनके पास बेरक है बेरक से पढ़ेंगे, या फिर नहीं है तो अभी एक बार ध्यान से सुनेंगे। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड ए जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, फिर से पढ़ रहा हूँ, इतनी है लाइन। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड ए जर्नल पेनल कोड फॉर इंडिया। तो ये कह रहे हैं जी, हमने एक जर्नल पेनल कोड दिया है भारत के लिए, ठीक है ना, वो एक कोड प्रोवाइड किया है जिसका नाम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ड, जनरल पेनल कोड। तो जनरल पेनल कोड प्रोवाइड किया जिन्होंने, जनरल पेनल कोड का मतलब है कि जनरली, पेनल का मतलब जो पनिशमेंट से रिलेटेड लॉ, ठीक है। कोड मतलब उसको सीक्वेंस वाइज नंबरिंग में, कोडिंग में लिखा है 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। उनको हम सेक्शंस बोलते हैं या धारा बोलते हैं। तो जर्नल मीन्स जनरली, जनरली नॉट पार्टिकुलरली, कोई पर्टिकुलर तरीके से नहीं हमने पिनल कोड दिया, जनरल पिनल कोड दिया। इसका मतलब ये है, अगर हम इसके चैप्टर्स चेक करते हैं तो चैप्टर इसमें दे रखे हैं जी ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। फिर मतलब कुछ ऑफेंसेस स्टेट के खिलाफ, जो अपना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किए जा सकते हैं। फिर कुछ ऑफेंसेस हैं जी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयर फोर्स, ठीक है। फिर कुछ हैं जी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस। कुछ है जी ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी, कुछ है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कुछ है ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्वाइन एंड स्टैम्पेज, ठीक है। कुछ है ऑफेंसेस रिलेटेड टू अपना वेट एंड मेयर्स। तो मतलब सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस इन्होंने एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ऑफेंसेस नहीं प्रोवाइड करे, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरीज के चैप्टर्स में अलग अलग वो स्पेसिफिकली मतलब अलग अलग बता रखे हैं। एक चैप्टर एक टाइप के ऑफेंसेस के साथ डील करता दिख रहा है। तो कहने का मतलब जो आईपीसी है उसमें हर तरह के मिक्स करके ऑफेंसेस, मेनली जो इंपॉर्टेंट से हैं ऑफेंसेस, वो सारे के सारे डाल रखे हैं। इस कारण से इसको बोला जा रहा है जी इट इज ए जर्नल पेनल कोड। ये अगर एग्जाम्स में जाते हो तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी में भी, और अदर अपना, ठीक है, लीगल जो एग्जाम्स हैं तो वहां पे ये पूछा जाता है कि इट इज अ जर्नल पेनल कोड या स्पेसिफिक पेनल कोड। तो जर्नल पेनल कोड समझ आया जी सभी को।
ठीक है, तो उसको हम आईपीसी को जर्नल पिनल कोड में की कैटेगरी में रखेंगे। अब मेरा दूसरे जो डिवीजन थे वो है अदर क्रिमिनल लॉस। तो ये थोड़ा ना कोई आईपीसी के अंदर ही सारे इन्होंने लॉस डाल के खत्म कर दिए। अदर बहुत सारे क्रिमिनल लॉस, क्रिमिनल लॉस पड़े हैं, क्रिमिनल एक्ट्स पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, जिनकी मैं कुछ लिस्ट प्रोवाइड आपको करता हूं। तो आपको भी ये पता ही है, जैसे एनडीपीएस एक्ट 1985, फिर है आर्म्स एक्ट 1959, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, पॉक्सो एक्ट 2012। ये लिस्ट देखो खत्म नहीं होने वाली, ठीक है, ये कुछ मैं एक्ट्स समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, बट बहुत सारी लंबी लिस्ट है क्रिमिनल एक्ट्स की, मतलब जिसमें भी पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर रखी है, ठीक है, और उसको ऑफेंस डिक्लेयर कर रखा है, दैट इज ए क्रिमिनल लॉ। अब देखो एनडीपीएस एक्ट क्या है, स्पेसिफिक एक्ट, क्योंकि ये सिर्फ नशे से रिलेटेड जो ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ऑफेंसेस बनते हैं उन्हीं के साथ डील करता है, ठीक है। और आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ आर्म्स से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उन्हीं से डील करेगा। ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सिर्फ डोमेस्टिक जो वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ऑफेंसेस के साथ डील कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक्ट सिर्फ फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस, वाइल्ड लाइफ एक्ट सिर्फ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ऑफेंसेस, इसमें दूसरे काइंड का ऑफेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पॉक्सो एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अपना सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, 2012 में आया था। तो देन ये सिर्फ पॉक्सो से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उन्हीं के साथ डील कर रहा है, दूसरे टाइप के साथ ऑफेंसेस के साथ डील नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इस कारण से ये दो कैटेगरी के हो गए हमारे क्रिमिनल लॉस। फर्स्ट इज द जर्नल पिनल कोड, इसमें मिक्स करके दे रखे हैं हमारे को आईपीसी में, ठीक है, कई टाइप के ऑफेंसेस। और ये बाकी जो एक्ट्स हैं दैट आर द स्पेसिफिक पिनल लॉज, इनको बोल सकते हो, यहां पे लिखा था इन्होंने जर्नल पिनल लॉ, ठीक है, पिनल कोड, दैट आर द स्पेसिफिक पिनल लॉज, क्रिमिनल लॉज, ठीक है। तो ये एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो हम आईपीसी को समझ सकते हैं कि इसका स्थान कहां पे है, ठीक है। तो इट इज ए जर्नल पिनल कोड। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, आईपीसी से रिलेटेड, ये सभी को पता होनी चाहिए। अब हम आईपीसी की धाराओं को लेकर बात करेंगे। धाराएं बोल लो या सेक्शंस ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो इसमें टोटल सेक्शंस हैं या टोटल धाराएं हैं 1 to 511, ठीक है, ये 511 तक। तो इसमें एक बात समझनी बड़ी जरूरी है, जैसे प्रैक्टिकली हम डायरेक्टली देखते हैं कि फलानी धारा लग गई जी, फलाने सेक्शन में एफआईआर काटी गई है, फलाने सेक्शन में एफआईआर हुई है, 302 की हुई है, 379 की हुई है, ठीक है, जो भी है 326 की हुई है, एक्सेट्रा। तो वो धाराएं सामने आती रहती हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो कोडिंग करी गई है, जो सेक्शंस लिखे गए हैं, वो 1 से लेकर 511 तक कॉन्टिन्यूटी में लिखे हुए हैं। तो इसमें ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि
ये सारे जो सेक्शंस हैं, सारे धाराएं हैं, जो ये सारे ऑफेंसेस नहीं है। कहीं हम मान ले भाई 511 टाइप के ऑफेंसेस यहाँ पे लिख रखे हैं, तो जैसे इसमें कुछ तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सेक्शन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। सम आर रिलेटेड विद इंट्रोडक्शन या सम जर्नल थिंग्स, ठीक है। कुछ जनरल चीजें बताई जा रही हैं जी, इंट्रोडक्शन बताई जा रही है स्टार्टिंग वाले सेक्शंस में, तो दैट आर नॉट ऑफेंसेस। और सम आर रिलेटेड विद डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस बताई जाएंगी कि इस वर्ड को यूज किया जाएगा जी, जहां पे भी उसका मतलब ये निकालना है, ये वर्ड यूज होगा उसका मतलब डेफिनेशन स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में या एक चैप्टर में उन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो डेफिनेशंस कह लो या एक्सप्लेनेशंस बोल सकते हो कि एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं। फिर कुछ सेक्शन रिलेट करते हैं जी अपने डिफेंसेस के साथ, उनको लिखा हुआ है जर्नल एक्सेप्शंस, जर्नल एक्सेप्शंस, या फिर मैं बोलूंगा इसको डिफेंसेस ऑफ एक्यूज पर्सन, ठीक है। एक्यूज पर्सन जहां पे डिफेंस लेके बच सकता है, तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। डिफेंस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, वो एक्यूज के लिए और ऑफेंस इज फॉर द प्रोसिक्यूशन पार्टी, ठीक है। वो प्रोसिक्यूशन पार्टी का पार्ट होता है जी प्रूव करना ऑफेंस को, और डिफेंस लेना एक्यूज का पार्ट होता है। तो इन्होंने डिफेंस भी लिख रखे हैं कई धाराओं के अंदर, दैट आर नॉट ऑफेंसेस, ठीक है। तो जर्नल एक्सेप्शंस वगैरह, अगर ये बेसिकली ये जो मैंने दो तीन चीजें बताई हैं आपको, ये 106 सेक्शन तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वहां से हम कह सकते हैं 107 से, ठीक है, बेसिकली द ऑफेंसेस आर स्टार्ट विद 107 टू 511। एक बात तो ये क्लियर हुई आपको कि कुछ सेक्शन जनरल थिंग्स से रिलेटेड, कुछ डेफिनेशंस वगैरह, कुछ डिफेंसेस वगैरह। फिर ये बेसिकली ऑफेंसेस यहां से मैं मान सकता हूं कि 107 से स्टार्ट हो रहे हैं 511 तक। अब ये नहीं आपने समझना कि भाई 107 से लेकर 511 तक ऑफेंसेस ही चल रहे हैं सारे कॉन्टिन्यूटी में, कहीं इनको काउंट कर लेंगे इतने टाइप के ऑफेंसेस बता रखे हैं। अब इनमें कुछ रूल्स आ जाएंगे, ठीक है, कुछ रूल्स बता रखे हैं। जैसे कुछ हम कहने का मतलब कोई भी अलग अलग टाइप के उन्होंने एक ऑफेंस से जुड़े हुए कि भाई अगर ये है तो यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए एक्सेट्रा। या फिर कुछ ऑफेंसेस की, कुछ नहीं सभी ऑफेंसेस की डेफिनेशंस दे रखी हैं, ठीक है, डिफाइन किया हुआ है। जैसे सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन किया है कि भाई मर्डर होता क्या है, मर्डर होगा कैसे, ठीक है, किस किस टाइप वाले एक्ट्स को मर्डर में काउंट किया जाएगा, तो वो 300 में बता रखा है। अब सेक्शन 302 में मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम सेक्शन कौन सा देखते हैं जी एफआईआर में 302। तो 302 जो है वो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर रहा है, और 300 ऐसा नहीं है कि 302 में ही मर्डर लिख रखा है, लिखा उन्होंने मर्डर है 300 में, ठीक है ना। तो डेफिनेशन वाला सेक्शन एफआईआर में यूज नहीं किया जाता, ठीक है, एफआईआर में लिखा जाएगा पनिशमेंट वाला। कुछ कुछ सेक्शन इस टाइप के मिलेंगे आपको जिसमें डिफाइन भी कर रखा है ऑफेंस को, और साथ ही के साथ अपना पनिशमेंट भी प्रेस्क्राइब कर रखी है, तो फिर वही सेक्शन लगाया जाएगा। मतलब पनिशमेंट जिसमें बता रखी होगी 2 years 3 years डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा, तो वो ही ऑफेंस प्रैक्टिकली यूज में आते हैं जो सोसाइटी में दिखते हैं, एफआईआर में लगाए जाते हैं बाय द पुलिस ऑफिसर्स। क्लियर। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई हर हर सेक्शन, हर धारा जो है वो उसमें ऑफेंस नहीं बता रखा, कुछ में ऑफेंस को समझा रखा है, कुछ में ऑफेंसेस की पनिशमेंट दे रखी है। जो ऑफेंसेस डायरेक्टली यूज किए जाते हैं बाय द पुलिस ऑफिसर्स इन द एफआईआर दैट आर रिलेटेड टू द पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें पनिशमेंट बताई गई वही सेक्शन कोड किया जाता है एफआईआर के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये फैक्ट जानना जरूरी था कि भाई 1 से लेकर 511 तक कोई 511 तरह के ऑफेंसेस नहीं बता रखे,
ठीक है ना। तो उसमें कुछ ही ऑफेंसेस बनते हैं लास्ट में जाके, उससे रिलेटेड सारी चीजें उन्होंने आईपीसी में इंक्लूड करी हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फैक्ट पे आऊंगा मैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। हाँ जी, आईपीसी वॉज एनेक्टेड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है एनेक्टेड बाय मतलब एनेक्टमेंट, इसको आईपीसी को बनाया किसने है, ठीक है, तो बनाया है जी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, बिकॉज ये आईपीसी है 1860 की, ठीक है, 1860 में जी आईपीसी ड्राफ्ट की गई थी, मतलब ठीक है वो बनी है, एनेक्टमेंट हुई है उसकी फाइनली। तो उस टाइम 1860 में हमारा भारत कैसा होता था आपको पता है, ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम जी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी उसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज की अगर बात करूं, हमारे पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, दैट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो उस टाइम पार्लियामेंट की जगह पे होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये समझना जरूरी है। तो आईपीसी किसने बनाई ये, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज असेंटेड बाय, इसका आंसर आएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, असेंटेड बाय मतलब ये दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एनेक्टमेंट। कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो उसके लास्ट में जो होती है असेंट ली जाती है जी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में प्रेसिडेंट की असेंट ली जाती है। जैसे पहले कोई भी बिल है वो लोकसभा में पास करवाया जाता है, फिर राज्यसभा में पास करवाया जाता है, या राज्यसभा में पहले फिर उसके बाद लोकसभा में। तो दोनों हाउसेस द्वारा पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है असेंट लेने के पर्पज से। जब प्रेसिडेंट असेंट दे देता है तो वहां पे लॉ बन जाता है जी आज के टाइम। ऐसे ही उस टाइम प्रेसिडेंट की जगह पे पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो था उसने असेंट दी थी जी आईपीसी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आज के टाइम में प्रेसिडेंट, क्लियर हो गया। तो पार्लियामेंट की जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर जनरल। पार्लियामेंट हम कलेक्टिवली आज के टाइम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को बोल रहे हैं। इसमें मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों को कलेक्टिवली पार्लियामेंट बोला जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। वैसे उस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था, ठीक है। तो बनाया किसने, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। असेंट किसने दी थी, जो लास्ट पार्ट है एनेक्टमेंट का, गवर्नर जनरल ने। हाँ जी, इसके बाद इसकी एनेक्टमेंट डेट इंपॉर्टेंट है। एनेक्टमेंट डेट इज 6 अक्टूबर 1860। किस दिन एनेक्ट हुआ, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। या फिर वो पूछ सकते हैं किस दिन असेंट दी गई, असेंटेड डेट, ठीक है। दैट दैट इज द सेम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ, ठीक है, फॉर ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ एनी एक्ट। तो असेंट लेना जी लास्ट पार्ट होता है, तो असेंट वाली डेट पूछ सकते हैं वो, या फिर एनेक्टमेंट डेट पूछ सकते हैं। तो वो हमारे को पता होनी चाहिए कि 6 अक्टूबर 1860। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है एनफोर्समेंट डेट।
या इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूंगा केम इनटू फोर्स या कमेंसमेंट या विद इफेक्ट फ्रॉम, शॉर्ट में लिख देते हैं कई बार WEF, ठीक है। तो एनफोर्समेंट हुई है जी इंडियन पेनल कोड की 1 जनवरी 1862। एनफोर्समेंट का मतलब है कि प्रैक्टिकली लागू लोगों के बीच यूज कब किया गया इंडियन पेनल कोड। बनना अलग चीज है, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जी जो एक्ट बनाया गया, बन तो गया, ये नहीं है कि तुरंत हम लोगों में उसको यूज कर लें, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए या कुछ ना कुछ जो भी है उसके पर्पस या पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्ट किन चीजों के साथ डील करता है, तो वो देखते हुए फिर उसकी एनफोर्समेंट डेट फिक्स करी जाती है जी बाय द गवर्नमेंट। तो एनफोर्समेंट इन्होंने लेट करी, ठीक है, 1862 में 1 जनवरी को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको मैंने अलग अलग लैंग्वेज में बता दिया कि इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी आईपीसी was drafted by Lord Thomas Babington Macaulay। लॉर्ड, या शॉर्ट में इसको कई बार पूछ लेते हैं लॉर्ड TB मैकुले, क्लियर। तो ये नाम ध्यान रखना आपको, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले ने ड्राफ्ट किया था आईपीसी को। और या फिर इससे रिलेटेड ये ड्राफ्ट किसकी रिकमेंडेशन पे किया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन ध्यान रखना है। और ये नाम ड्राफ्टिंग को लेकर ध्यान रखना है, 6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1862, जो अंडरलाइन कर रहा हूं, दैट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है जो पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, नंबर ऑफ इंडियन पेनल कोड। नंबर क्या है जी इंडियन पेनल कोड का? अगर आप बेयर एक्ट चेक करेंगे, बेयर एक्ट के बिल्कुल फ्रंट साइड भी आपको दिखेगा, एक बार मैं हल्का सा शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे बेयर एक्ट में आपको लिखा हुआ है 46 ऑफ 1860, 46 बोल दिया सॉरी, 45 ऑफ 1860, क्लियर। तो दैट इज द नंबर 45 ऑफ 1860। देखो 1860 तो आपको क्लियर हो गया। 1860 में तो ये एनेक्ट हुआ आईपीसी। 1860 में अकेले आईपीसी एनेक्ट नहीं हुई थी, और बहुत सारे लोग एनेक्ट हुए थे। तो क्या होता है, ईयर वाइज हर एक्ट को नंबर दिया जाता है, जो सबसे पहले पास हुआ होगा उसको पहले। वैसे भी इसको देखो हल्का सा, एनेक्टमेंट डेट है इसकी 6 अक्टूबर की, ठीक है। तो 6 अक्टूबर है 1860 में, 6 अक्टूबर को ये बना एक्ट। तो नेचुरली है कि वो लास्ट में जाकर बना होगा ना, उससे पहले पहले जनवरी से लेकर सितंबर तक कई एक्ट बन चुके होंगे। तो 44 एक्ट, 44 एक्ट इससे पहले बन चुके थे, ठीक है। तो हर एक्ट का ये नंबर होता है, तो 45 इसका नंबर है जी इंडियन पेनल कोड का। हाँ जी, लास्ट एक फैक्ट और डिस्कस करेंगे।
टोटल इंडियन पेनल कोड में 23 चैप्टर्स हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 23। ठीक है, 23 क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो चैप्टर है उसका नंबर है 23 अगर इंडेक्स में चेक करोगे। ठीक है, बट अगर वैसे टोटल में हम बात करें तो 23 प्लस 3 मतलब 23 तो इसके ओरिजिनल है जब ये आईपीसी बनी थी, और 3 चैप्टर्स न्यू ऐड करेंगे बाय अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो टोटल 26 बनते हैं जी चैप्टर। तो 3 जैसे मैं इंडेक्स में अगर आपने चेक करने हो तो ये 3 चैप्टर्स एक बार बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5A, चैप्टर नंबर 9A, चैप्टर नंबर 20A, कैपिटल ए। ठीक है, लगा होगा। तो ये 3 चैप्टर बाद में ऐड करेंगे तो टोटल 23 प्लस 3 26 बनते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 23। तो एग्जाम में आंसर ठीक होगा आपका 23 के साथ। क्लियर? तो दोनों चीजें पता लगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 23 एंड वैसे 26 चैप्टर है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ओरिजिनल प्लस न्यूली एडेड चैप्टर बताओ टोटल कितने हैं। ठीक है, बट जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल सिंपल लिख देते हैं जी, तो उसके लिए 23 आंसर सही रहेगा। और टोटल सेक्शंस वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 511। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नंबर 511 टोटल है जी। बट अगर फिर वैसे टोटल की बात करें तो कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जो रिपील कर रखे हैं, डिलीट कर रखे हैं, और कुछ सेक्शंस अपने मतलब ऐड न्यूली ऐड कर रखे हैं बाय द अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो कुछ डिलीटेड मिलेंगे जो मतलब ओरिजिनल आईपीसी में थे, उनको बाद में हटा दिया गया वहां से, और कुछ बाद में एबीसी करके ऐड कर दिया गया। जैसे ये जो 3 चैप्टर्स हैं तो इनमें एबीसी करके आपको, ठीक है, वो न्यूली एक नंबर के साथ ही कॉन्टिन्यूटी में वो मिल जाएंगे चैप्टर। जैसे स्पेशली चैप्टर नंबर 9A के रिगार्डिंग अगर चेक करोगे, दैट इज ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द इलेक्शंस। ठीक है, तो कहने का मतलब नंबर हमारे को वो काउंट नहीं करना कि एक्चुअल में हमारे पास कितने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेंगे, बट 511 हमारे को पता होना चाहिए। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे इस वीडियो में। ठीक है, रिलेटिंग टू आईपीसी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही के साथ वैसे बेसिकली नॉलेज के लिए भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स।